नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आर.एस. सिंह सर। और आज जो हम मुद्दा बात करने वाले हैं, ईरान ने एक बहुत बड़ी गुगली फेंकी। ब्रिक्स की मीटिंग चल रही थी और ईरान के काफ़ी अच्छे खासे लोग आए हुए थे यहाँ पे पूरी अपनी इंटेलिजेंस टीम के साथ में। उसके इमीडिएट वन टू वन बात हुई अजीत दोवल की और ईरान के टीम्स के साथ में। उसके इमीडिएट बाद ईरान ने मोदी जी को इनवाइट किया आने के लिए ईरान में। किसके? लास्ट राइट्स ऑफ खमेनी, उसके लिए। ना व्हाई इज दिस अ गुगली? मैं उसको डिस्कस करेंगे आर.एस. सिंह सर। प्लस ईरान यूएस, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आई हैं और ये डेवलपमेंट्स बहुत क्रिटिकल है। क्यों ईरान का पूरी दुनिया के साथ इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है, एंड व्हाई इट शुड नॉट बी न्यूक्लियर। And the worst of worst, how Trump can probably bomb and take over Iran in coming months. There is a high probability of that. Sir, a very warm welcome on the show. Over to you. गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये जो उनके लास्ट राइट्स के लिए इनविटेशन दिया है, पता नहीं, सुबह मुझे कहीं से खबर आई कि मोदी साहब नहीं जाएंगे इसके लिए। आई एम नॉट श्योर्ड अबाउट इट, लेकिन ऐसा ऐसा मुझे सुनने में मिला। और अगर ये होता है तो एक बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि आप किसी आतंकवादी के उसमें नहीं जा सकते हैं। I know difference between से मौलाना मसूद अजहर और वो लश्कर तो हाफिज सईद, और इसमें कोई ज्यादा का फर्क है नहीं। वो भी अपने कंट्री के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है ना। आपने देखा था ना ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना उनको किस तरह से हीरो वर्शिप कर रही थी, उनके जनाजे में थी। तो आप बताइए ना, क्या फर्क है? एक आदमी, वो स्पिरिचुअल लीडर है ना, साधु संत महात्मा। तो साधु संत महात्मा ने अवार्ड अनाउंस किया था रश्दी के असैसिनेशन के लिए। और आपको तो मालूम है कि उसका अंजाम क्या हुआ। इतने सालों बाद सलमान रश्दी को किस तरह से उस पर अटैक किया गया। He's lost one eye in that. तो अगर ऐसे स्पिरिचुअल लीडर है, हमको दुनिया में ऐसे लोग नहीं चाहिए, ठीक है ना। सुप्रीम लीडर हो, स्पिरिचुअल लीडर हो, पहले ये डिसाइड करो, स्पिरिचुअल लीडर हो, सुप्रीम लीडर हो, क्या हो, ठीक है, ये कौन सा ये है। दूसरा चीज, आप किसके फ्यूनरल में जाना चाहते हैं? एक रिजीम जो कि अपने ही लोगों से मतलब डरता हो, या अपने ही लोगों को दुश्मन मानता हो। अगर डरता नहीं होता और अगर दुश्मन नहीं माना होता, तो एक पैरेलल फोर्स क्यों खड़ा किया यार? क्या सेना का कोई भरोसा नहीं है? यही लोग तख्ता पलट कर सकते हैं, इसलिए अपनी एक सेना भी बना लो। तो क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए क्या? मैं उन लोगों से कहता हूं जो आजकल बहुत बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, ये मैंने देखा कि ये जो इसके पहले जो 12 दिन का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें ये दुकानें नहीं दिख रही थी। ये जो ईरान की जो खोली हुई दुकानें हैं, बहुत लोग हैं, कोई कह रहा है मैं जी हुसैनी ब्राह्मण हूं। अरे यार, कुछ इतिहास तो जान लो। बैटल ऑफ करबला 680 ईस्वी में हुआ था, और ईरान जो है वो शिया बना था एट द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, इस्माइल शाह के उसमें। ड्यूरिंग दैट पीरियड, from 650 AD to beginning of 16th century, ईरान जो था वो एक सुन्नी कंट्री था। तो उसमें एक ईरान वाला फैक्टर कहां आ जाता है भाई? जिस समय आप कह रहे हैं कि आपके पूर्वज लड़े थे, वो दत्स लड़े थे, रेहाब दत्त उनका नाम था, ठीक है। तो वो दत्स लड़े थे, तो वो उस समय की एक कहानी है, ठीक है। लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि इसको
तो वो थे ही नहीं शिया उस समय। आप कहां से इक्वेट कर रहे हो? तो कम से कम इतिहास तो पढ़ लो। और इतना दिल धड़कता है अगर आपका ना, तो थोड़ा जान लीजिए आप। हमारे इतिहास में 17th 16th और 17th सेंचुरी में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक था नादिर शाह का जो अटैक हुआ था यहाँ पर 1739 का। वो ईरान से आया था और इतना कुछ लूट के ले गया। इनको बता रहा हूं, ये जो आजकल चैंपियन बने हुए हैं लोग, इतना कुछ भारत से लूट के ले गया कि 4 साल तक ईरान में टैक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो आपका कोहिनूर भी ले गया था। और वही नहीं, उसका अंजाम ये हुआ था कि पूरा इंडिया का उसमें उसने ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मतलब दैट इज द टाइम व्हेन इंडिया इंडिया वाज टोटली गॉट फ्रैगमेंटेड। और वहां से फिर छोटे छोटे राज बने और फिर वहां से सबने अपनी सेनाएं रखनी शुरू कर दी। इस इसी 1739 मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं, यहाँ पर पता नहीं लाखों लोग, रेप, पिलेज, मर्डर, ठीक है ना। और ये फिर ये छोटे छोटे ये यहाँ पे स्टेट्स बने और सबने अपनी अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट 1739 वाज द वाज द इम्पीटस, जो कि मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी वहां से शुरू हुआ था। और जिसका फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी खूब फायदा उठाया। और बाद में वर्ल्ड वॉर में भी रिक्रूटमेंट का जो ये था, लोग हैरान होते कि इतने भारी मात्रा में रिक्रूट क्यों आए। सो द बेसिक इम्पीटस वो 1739, जहां से ये नादिर शाह का जो ये था। वही नहीं हुआ मैडम, उसका चेला जो था अहमद शाह अब्दाली, 18 साल बाद वो आया। यहाँ पे शाह वलीलुल्लाह वगैरह ने उसको बुलाया कि भाई देखो, यहाँ तो मराठों ने मेरी हमारी मतलब नाक में हमारे दम कर रखा है, कृपया आइए। और वो आया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, वो भी इसी का चेला था। ठीक है। मैन इन 1739 नादिर शाह जब आया था यहाँ पे, तो उसके साथ एज ए मिलिट्री जनरल ये भी आया था, मिलिट्री कमांडर अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। और यहाँ पर मुसलमानों के उस पे कह के आइए, हमको हमको तो हिंदुओं ने नाक में दम कर रखा है मराठा। डू यू नो मैडम, ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने नहीं रिकॉग्नाइज किया था 3-4 साल तक। बट ऑन 22 अगस्त 1947 ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। 1965 वॉर में उन्होंने F-86 सेबर जेट्स दिए थे इनको। 5,000 टन तेल दिया था पाकिस्तान को 65 वॉर में। ऑपरेशन गिब्राल्टर। यस। नहीं, गिब्राल्टर तो ये वाला कश्मीर, उसमें भी उन्होंने काफी बैकिंग दिया था, डिप्लोमेटिक एंड अदरवाइज बैकिंग दिया था। उसके बाद 71 वॉर में कम से कम 1 दर्जन हेलीकॉप्टर लोन पे दिए थे, एयर स्पेस दिया था, बेस दिया था अपना। और F-10 फाइटर्स तो क्या था कि वो सो दैट द इंडिया, बिकॉज इंडिया सोवियत ट्रीटी उस समय था, तो उसको बाईपास करने के लिए इन्होंने जॉर्डन को बोला कि F-104 के आप 2 स्क्वाड्रन दे दो, और उसके बदले में मैं आपको भेज रहा हूं। तो इस हद तक गए। दूसरा, ये आपको बताता हूं कि हु इज द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजिकल फादर, इट इज मौदूदी।
Not ठीक है ना? not the founder of Aligarh Muslim University, Sir Syed. नो 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 नो, आइडियोलॉजिकल फादर का मतलब जो जो आप देख रहे हैं अभी, जिस इस्लामिक ट्राजेक्टरी पर खास करके जियाउल हक टाइप के टाइम से, खास करके उसके पहले से भी था, मौदूदी ऑफ द जमायत इस्लामी इज कंसिडर्ड टू बी द आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ पाकिस्तान। वो दूसरी बात है कि ये भाई साहब जब अपने लास्ट डेज में वो कर रहे थे तो कोई ये बफलो गए थे वहां पे अमेरिका में इलाज के लिए, इनका बेटा था वहां पे, ठीक है? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स आप सब, ये जितने आईआरजीसी के हैं ना, ये वो लारजानी, इसकी बेटी, ये गालिबाफ, ये सब के बच्चे सब फॉरेन में, फॉरेन ठीक है? मतलब यूएस में है। हाँ, फॉरेन मीन्स तो वही, एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में है, एक उधर यूएस में है, ठीक है? वो तो मौदूदी जो था फाउंडर ऑफ जमायत इस्लामी, ही हैड अ मीटिंग विद अयतुल्ला खोमैनी इन 1963, और दोनों ने कहा कि हमको, मैं इस हाफ में उम्मा बना रहा हूं, हमको मिल के उम्मा बनाना है, ठीक है? तो इनका ये मक्का में इनकी मीटिंग हुई थी, और फिर काफी इनकी वहां पर यारी दोस्ती हुई, बहुत नजदीकियां बढ़ी, और फिर खुमैनी ने मौदूदी के राइटिंग्स को उसने पर्शियन में ट्रांसलेट किया, करना शुरू किया, एंड और वो ट्रांसलेट करके जो इनका मेन जो रिलीजियस सेंटर है कौम, वहां पर जो रिलीजियस स्टडीज का, इट बिकेम पार्ट ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है? तो अब ये आदमी जिसने, आप ये जितना दुनिया में आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, ये कब है? सब इसी का क्रिएशन है। तो स्नेक का हेड कट गया है, उसके फ्यूनरल के हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? गुड रिडल्स टू बैड रबिश, ठीक है? अब अभी एमओयू साइन हुआ, तो क्या एमओयू से ईरान ओवरनाइट खलीफा बन जाएगा क्या? क्या सारा जो ऑयल का सप्लाई है वो प्री कॉन्फ्लिक्ट वॉल्यूम्स में तुरंत आ जाएगा? नहीं, उसमें समय समय लगेगा। फ्यूचर के जो न्यूक्लियर स्टेटस है ईरान का, उस पर अभी भी सवाल है, ठीक है ना? और प्रॉक्सी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दे हैव बीन डेसिमेटेड। अगर बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं तो काफी हद तक डेसिमेटेड हो चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसी को भी एक मतलब कोई ओपिनियन पर आना कि मतलब नहीं जी ये तो जीत गए भाई, जीत गए, जीत गया, जीत गया, जीत गया, जीत, मुझे तो बात ही नहीं समझ में आती यार। एयरफोर्स चला गया, नेवी चला गया, लीडर चले गए, पूरा कंट्री ध्वस्त पड़ा हुआ है। हम्म। और हमारे यहाँ देखिए, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो कि जिसने कहा था आज से कुछ दिनों पहले कि ये जो वहीदी जो है मारा गया है। आज तक आपने पढ़ा है कहीं पे? जो उनका आईआरजीसी का कमांडर था, अभी उस दिन जब मां शहर पे जब हमला हुआ है, द सेम डे ही वाज एलिमिनेट, ठीक है? और ये क्या लीडर है सर, मैडम? जब कंट्री आपके क्राइसिस में हो और आप बिल में घुसे रहो, मैं मुज्तबा खमैनी की बात कर रहा हूं, कैसे लीडर हो? तुम अगर डर से नहीं निकल सकते, ठीक है? मुझे याद है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एक मूवी है, पैटर्न, जरूर देखिएगा, सबने देखा ही होगा हमारे उम्र के जो लोग हैं। वो पैटर्न में दिखाता है, जो जनरल पैटर्न जो था वो आ, हमेशा जहां पे एक्शन होता था वहां पहुंच जाता था, व्हेन बुलेट्स वर फ्लाइंग। एक उस मूवी में देयर इज अ जर्मन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर, और वो अपना पिस्टल निकालता है,
ऐसा नहीं कि पिस्टल से एन एयरक्राफ्ट कैन ब्रिंग डाउन एन एयरक्राफ्ट, बट द जेस्चर ऑफ ए लीडर। तो तू अपने आप को इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी लीडर बोलता है, तो बिल में क्यों छुपा हुआ है? तो ये देखिए, जो कुछ भी में है, जैसे होर्मुज का खोलना, ये एमओयू में ब्लॉकेड हटाना, सैंक्शंस हटाना, रिकंस्ट्रक्शन, जो बातें कर रहे हैं लोग कि $300 बिलियन कौन देगा, वो भी क्लियर नहीं है, कहां से आएगा वो सब क्लियर नहीं है। बट कुल मिला के हम एक नया ईरान की उम्मीद करते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो एक आइसोलेटेड ईरान था, एक सैंक्शनड ईरान था, ठीक है। अब ये नए ईरान में इन मुल्लों का कहां स्थान होगा, उस पर बहुत बड़ा सवाल। इतना मैं बता दूं कि जिस नया ईरान को हम लोग इन्विसाज कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, वो और ये थियोक्रेटिक ईरान, ये मुल्लों वाली ईरान, ठीक है, वो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। इस पर सोचने की जरूरत है, थोड़ा चिंतन करने की जरूरत है। ये दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहा कि उसके जनाजे में जाकर हमको ये वो थियोक्रेटिक ईरान को हमको हमको बूस्ट नहीं देना है। दुनिया बहुत सफर कर चुकी है इनके कारण, ठीक है ना। तो एक चीज तो हुआ कि भाई जब वो मारा गया, खमेनाई, तो एक जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी जो था, ये पूरे ये ईरान का जो सुप्रीम काउंसिल और ये सुप्रीम लीडर का, वो तो जो ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी था कि कोई हमको मतलब बाल बांका नहीं कर सकता, वो तो खत्म हो गया। तो जो रेवोल्यूशनरी अपील था उसमें भी एक बहुत बड़ा एक धक्का पहुंचा है, ठीक है ना। तो ईरान तो अंदर से भी वल्नरेबल है और बाहर से भी वल्नरेबल है। अगर अनसैंक्शनड ईरान होगा, जिस ईरान की हम कल्पना कर रहे हैं, तो अनसैंक्शनड ईरान के जो लोग होंगे वो हमारे ग्लोबल सिस्टम से ज्यादा इंटीग्रेटेड होंगे। अभी क्या इंटीग्रेशन है ग्लोबल सिस्टम से? इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे यूएस है, उसके एलाइज हैं, इसराइल भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, कुवैत भी है। सभी जगह से रिपोर्टिंग हो रही है ना मैडम, सभी जगह से रिपोर्टिंग हो रही है। बहरीन है, आपके जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, ईरान में क्यों नहीं है? हाँ? इसका मतलब ये है कि ये मतलब इतने आइसोलेटेड है कि इनके एक्चुअली अंदर में क्या इंटरनल डायनेमिक्स चल रहा है वो किसी को पता नहीं। और इस ये आपको इसलिए नहीं आने दिया कि हकीकत ना पता चल जाए। पूरी दुनिया से आइसोलेटेड करके रखा है पिछले 3-4 दशक में। और इस दौरान अगर किसी ने प्रॉस्पर किया है तो वो है आईआरजीसी। बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पावर। तो ये देखिए, जो 60 दिन का पीरियड है, इसमें जो वेवर्स हैं, ये सब तो भाई वेवर्स तो तभी इम्प्लीमेंट होगा ना जब साइन होगा, जब इनके जो एसेट्स है वो डिफ्रीज तभी होंगे, जब ये नेगोशिएशन
में ये पुख्ता निगोशिएशन होगा और उसके सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है ना। और अगर जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ये हिस्सा बनेगा। तो ये जो मैं कह रहा हूं अनसैंक्शन रेजीम, इंटीग्रेटेड रेजीम कि जब हम कल्पना करते हैं और हम आशा करते हैं तो इस तरह के बेहुदा जैसे कमेंट्स करना कि अरे इसने लड़ाई जीत ली, यूएस ने घुटने टेक दिए, तो ये आप ये इंटीग्रेशन प्रोसेस में से बकवास करके आप मदद नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईरान के शुभ चिंतक हैं, अगर रीइंटीग्रेशन नहीं हुआ तो ये बताइए कि फिर ये ग्लोबल मैरीटाइम फ्रेमवर्क जो हॉर्मुज हुआ, रेड सी हुआ, उसको डिसरप्ट करना ये चालू रहता है, तो दिस इज एन एक्ट ऑफ मैरीटाइम टेररिज्म। और अगर ये दोबारा शुरू हो जाती तो फिर ब्लॉकेड भी जायज है। और ब्लॉकेड से आपको मालूम है कि अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान है तो वो ईरान का है, बिकॉज उनकी तो पूरी लाइफ लाइन ही ऑयल सप्लाईज है। तो हॉर्मुज के खुलने से एक चीज होगा कि देखिए जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कॉस्ट विल कम डाउन, जो ट्रांजिट टाइम है वो बचेगा, शैडो फ्लीट नहीं की जरूरत पड़ेगी, जिस शैडो फ्लीट की मैंने बात की। ईरान के ऑयल सप्लाईज जो है उसका लेजिटिमाइजेशन होगा। ईरानियन ऑयल ग्रे मार्केट से ग्लोबल सप्लाई का हिस्सा बन जाएगा। दुनिया भर में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो कम होंगी, ठीक है। और री इंटीग्रेटेड ईरान का मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होगा बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उस रीजन में, चाहे वो सऊदी हो चाहे यूएई हो। तो इसके तमाम फायदे हैं। तो री इंटीग्रेटेड ईरान का आप मैं जो कह रहा हूं, ये जो कल्पना जो लोग जो करनी चाहिए और जिसकी हम आशा करते हैं, उसमें एक खुला ईरान, एक बिल्कुल नॉर्मल स्टेट, हम उसकी कल्पना करते हैं। अब ये भी सवाल है कि रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा। तो उसके लिए तो पहले होर्मुज को नॉर्मलाइज करना होगा। हो सकता है चाइनीज को ये रिकंस्ट्रक्शन में उनको बहुत सारा फायदा पहुंचे, ठीक है। और भाई सैंक्शन आपको बता दूं कि चाइनीज ने जब तक ईरान में सैंक्शन था वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। दे आर वेरी क्लेवर पीपल, वेरी वेरी क्लेवर एंड वेरी वेरी प्रैग्मेटिक। इस दौरान जब ये सैंक्शन लगे हुए थे ईरान के ऊपर में, तो चाइना का ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो था वो गल्फ कंट्रीज में था। उनको ये मालूम था कि ये अरेंजमेंट ज्यादा दिन लास्ट नहीं कर सकता है, ये जो शैडो फ्लीट और ये जो क्लैंडस्टाइन जो ट्रेड था, वो नेटवर्क। तो इसलिए देखिए जो इलीगल जो ऑयल आता था वो चाइना के लिए बहुत अट्रैक्टिव था, बिकॉज दे यूज्ड टू गेट $8 to $10 a barrel, and that used to make them competitive in the world market. अब वो चीज वो जाती रहेगी उनको। अब ये एडवांटेज जब चला जाएगा, एक बार रीइंटीग्रेटेड हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, दे कम इनटू द ऑयल मार्केट एज अ नॉर्मल प्लेयर, तो दे फिर उनको क्या जरूरत होगी चाइना को सप्लाई करने को एट कंसेशनल रेट्स। फिर वो अपना डाइवर्सिफाई करेंगे दूसरे दूसरे बायर्स की तरफ।
अब इसमें जो पूरा एमओयू साइन हुआ है उसमें एक अगर कोई सबसे बड़ा एक सवाल उठता है वो है रेड सी का। उसका कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है। क्या हूतीज के बिहाफ पर ईरान कोई किसी तरह का एश्योरेंस देगा कि अब रेड सी का दोबारा डिसरप्शन नहीं होगा? ये यूरोप का मैडम जितना ऑयल जाता है वो हॉर्मुज से निकलता है, इट गोज टू द रेड सी, और वो स्वेज कैनाल के थ्रू जाता है, ठीक है, यूरोप को। और जब रेड सी डिसरप्ट होता है, स्वेज डिसरप्ट होता है, तो अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान होता है वो है इजिप्ट को। वो भी एक इस्लामिक कंट्री है भाई, क्योंकि फिर वो जो वेसल्स हैं दे आर कंपेल्ड टू टेक दैट केप ऑफ गुड होप वाला रूट। उससे आपको मालूम है कि हम भी उसके भुक्तभोगी रहे हुए हैं। ठीक है। तो देखिए कितने हाई स्टेक्स हैं फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, सॉरी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और जितने गल्फ स्टेट्स हैं, जो कि सऊदी हो गया, कुवैत, इराक, यूएई, कतर, इनकी प्रोस्पेरिटी, या यूं कहें कि इवन इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है वो इसी पे डिपेंड करती है कि हॉर्मुज जो है और रेड सी है वो बिल्कुल क्लियर हो, उसमें किसी तरह का डिसरप्शन नहीं हो, उसमें बिल्कुल एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की आजादी हो। ठीक है। और अगर इस पे कोई बाधा डालता है तो मैंने जैसा पहले कहा था कि इट इज एन एक्ट ऑफ मैरीटाइम टेररिज्म। और जो लोग ताली पीट रहे हैं ना यहाँ पर बैठे बैठे, और अपने आप को क्या क्या ईरान के कौन से वो बता रहे हैं ऐतिहासिक बेनिफैक्टर्स, उनको मैं बता दूं कि होर्मुज पूरी दुनिया का है, वो ईरान का नहीं है। और जब पूरी दुनिया का है तो वो हमारा भी है। और ये मैरीटाइम टेररिज्म को हम फिलिप नहीं इसको आगे बढ़ा, नहीं हम इसको ये कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी नेवी, किसी भी मैरीटाइम फोर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है आपकी जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन्स है उसके इंटीग्रिटी और सेफ्टी को मेंटेन करना। दैट इज व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडियन नेवी। और अगर हॉर्मुज को खोलने के लिए, हालांकि कुछ तरह सब एक मैकेनिज्म आ रही है, अगर कोई मल्टीनेशनल टास्क फोर्स, अगर मल्टीनेशनल फोर्स अगर कोई असेंबल होता है, हिंदुस्तान उसका उसको उसका हिस्सा बनना चाहिए। और इस दिशा में हमने कुछ कदम उठा भी रखा है। ठीक है। तो ये देखिए सर कि ये मैडम की ये याद रहे कि रेड सी जब डिसरप्ट होता है तो चाइनीज चाइनीज एक्सपोर्ट्स भी सफर करते हैं। भाई उसने भी तो उधर से ही बीच जाना है। सो द Iranians have, Iran has painted itself in a corner. अब देखिए ये कितना कुछ ये 60 दिन में रिजॉल्व होगा, बहुत सारे कनेक्टेड इश्यूज हैं, देयर आर लेयर्स अपॉन लेयर्स। ठीक है ना। लेकिन अगर ईरान रियली में री इंटीग्रेट हो सकता है, अगर हुआ, तो बहुत सारे एडवांटेजेस, मैरीटाइम कॉरिडोर एज वेल एज लैंड कॉरिडोर। और अगर ये दोनों बिल्कुल
क्लियर हो, पीसफुल हो, ठीक है ना, अगर देयर इज फ्रॉम द मैरीटाइम पर्सपेक्टिव एंड थ्रेट परसेप्शन पर्सपेक्टिव, और तो एक रीइंटीग्रेटेड ईरान जो है वो दुनिया के मैरीटाइम रूट्स के लिए और लैंड रूट्स दोनों के लिए, जिसमें आपका ये नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है जिससे चाबहार भी आ जाता है, वो सबके लिए लाभदायक। तो आप देखिए कि जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ईरान का फ्रॉम मैरीटाइम पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम लैंड पर्सपेक्टिव, कितना पोटेंशियल है इसमें, कितना पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को इन मुल्लों ने लेके मार दिया। बस अपनी वो यहूदी एंटी एंटी सेमिटिक जो इनका जो कुछ जो चढ़ा हुआ है उसमें, तो काफी कुछ भूत तो फ्रॉम उतारा है इसराइल ने इनका, ठीक है ना। और चलिए मैं एक और बात आपको बताता हूँ। अब लोगों को ये पसंद आया या नहीं है मुझे भी नहीं मालूम इसका, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूं कि कभी इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछें कि अगर इसराइल नहीं होता तो क्या हो। आपको मालूम है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैलिफेट जो था, जो भी था, वॉट एवर वॉज द रेमिनेंट ऑफ दिस कैलिफेट, वो कैलिफेट को तोड़ा गया। ऑटोमन अंपायर जो है वो बिल्कुल उसके बाद स्प्लिंटर कर गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये आपका इसराइल बना। तो जब इसराइल बना तो ये सारे अरब देश जो हैं ये कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ गए। सो दिस पैक ऑफ डॉग्स और वुल्व्स, वॉट एवर यू मे लाइक टू कॉल, इन्होंने 4 बार हमला किया, चारों बार इनको मारपीट के ठीक कर दिया। और फिर इनको कहा कि, फिर अमेरिकन ने कहा कि अब कितना लड़ोगे, अब थक गए होके, ठीक है, सो डिस्क्रिशन शुड बी द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। तो इनकी मुलाकात वगैरह कराई और फिर ये शांत हो गए। और फिर उसके बाद से जब उधर ये 73 वगैरह में सब हो गया, यम कपूर वॉर के बाद, तो ये भाई साहब खुमैनी आए गए 79 में। वो कहे अब मैं देखूंगा इसको, ठीक है। तो खुमैनी के बाद खमैनी आए, तो उन्होंने कहा मैं देखूंगा इसको। तो उन्होंने पूरा एक नेटवर्क तैयार किया, उधर हिजबुल्ला, उधर हमास, इधर हुतीज, इराक में कुछ ग्रुप्स तैयार किए। बोले समुंदर के भी रास्ते ठीक, उनको देख लूंगा। और अमेरिकन, अगर अमेरिकन को डील करने का उन्होंने ये तरीका इजाद किया कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे सारी दुनिया परेशान हो जाए, और जब दुनिया परेशान होगी तो अमेरिका उससे सबसे ज्यादा परेशान होगा, बिकॉज इट इज अ न्यूमरो यूनो पावर एट द मोमेंट। तो वो परेशान होगा तो हथियार डाल देंगे। तो इसी तहत इन्होंने होर्मुज को एक तरह से वेपन बनाया। और उसी तरीके से जैसे आप हिंदी पिक्चरों में आप देखते हैं कि जब विलन के पास कुछ नहीं बच जाता तो वो हीरो की मां को पकड़ लेता है, कहता है कि चाकू लगा देता है कि तुम्हारी मां मेरे कब्जे में है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज दे हैव बीन डूइंग टू द ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ विच इंडिया इज अ पार्ट, ठीक है। अभी लेटेस्ट क्या है आपको बता रहा हूं मैं कि वहां जो फिफ्थ फ्लीट बैठी हुई है, या जो सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर्स है बहरेन में, वो वहां पे ऐसे ही मतलब इट इज ऑब्वियस कि वो लोग कुछ ना कुछ तो तोड़ होर्मुज का इजाद करने में लगे ही हुए हैं। काफी हद तक तोड़ निकाल लिया है उसमें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ओमान साइड से कम जहाजें आ रही हैं, ठीक है।
वो ईरानियन से IRGC बहुत परेशान है। लेकिन अभी क्या है कि जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हिंदुस्तान में कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये एक अभी इन्होंने हॉर्मुज डिफेंस आर्किटेक्चर बनाया है, अमेरिकन विद इन कॉन्सर्ट विद एलाइज। और दिस इज अगेंस्ट लैंड, सी एंड एरियल थ्रेट्स। ये एक परमानेंट आर्किटेक्चर है मैडम। इस आर्किटेक्चर में फिक्स्ड वेपन्स हैं, फिक्स्ड सेंसर्स हैं और फिक्स्ड कम्युनिकेशन नोड्स हैं, फिक्स्ड वेपन्स हैं, फिक्स्ड टारगेटिंग सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। और इसका क्या ये है कि ये सारा का सारा ऑटोमेटेड, और इन्होंने उसको कुछ एरियाज डेजिग्नेट कर दिए जो कि ईरानियन वेसल्स के लिए वो नो गो एरिया है, कि अगर उस डेजिग्नेटेड एरिया से अगर कोई भी ईरानियन वेसल्स जाता है तो ये सारे के सारे जो है ये ऑटोमेटिकली ये टारगेट विल बी एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रॉयड और विद इन 4 minutes and 37 seconds। तो ये सारा का सारा इन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब नीचे सेंसर्स, अंडर वाटर सेंसर्स लगाया हुआ है, ऊपर में रडार का कवरेज है, उसके साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन सेंसर, और ये सारा कुछ ये उन्होंने किया हुआ। सो फिफ्थ फ्लीट या जो सेंट्रल कमांड जो है हेडक्वार्टर्स बहरीन में, वो सो नहीं रहे हैं। बहुत मशक्कत में लगे हुए हैं 3 साल से कम से कम कि इस हॉर्मुज का तोड़ निकालने के। और अगर किसी प्रकार का तोड़ नहीं निकला होता तो ये मत समझिएगा कि केवल ये ईरानियन गुडविल से आपके जहाज आ रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब ये लोग हल्ला कर रहे थे कि अफगानिस्तान में 2 डिवीजन भेजो, इंडियन डिवीजन भेजो, हमने उस समय ऑब्जेक्ट किया। लेकिन जब यहां पे जब सवाल आता है, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन इजराइल एंड ईरान, आई चूज इजराइल। और अगर इजराइल भी कहता है ये चीज कि ईरान हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, आई ऑब्लिटरेट ईरान को मैं नक्शे से हटा दूंगा, तो सॉरी यार, मेरी जो बिडिंग जो है वो ईरान ईरान के लिए होगी। I would लेकिन still vouch for Israel only. लेकिन आप एक बात बताइए कि आप भाई, एक वो कंट्री है और स्मॉल जो कंट्रीज होते हैं, कोई भी कंट्री, ये जो बकवास कर रहे हैं 71 की लड़ाई मैंने ये किया है, अरे 71 की लड़ाई में क्या आपको सोवियत यूनियन का वो नहीं था, सपोर्ट नहीं था? जब 7th फ्लीट मूव किया तो किस पर आप रिलाई कर रहे थे? weren't you relying on सोवियत यूनियन? उसी तरीके से कोई भी छोटा कंट्री जो है, इजराइल है या कोई से कंट्री लाइक सिंगापुर, भाई उसको किसी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का उसको हिस्सा बनना है। चाहे ये छोटे छोटे गल्फ शेकडोम्स, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? तो किसका आर्किटेक्चर वो करे? ईरान के आर्किटेक्चर में आ जाए। मुस्तफा खमेनी के वो आर्किटेक्चर का वो हिस्सा बन जाए, क्या बात कर रहे हो आप? और अगर फिर मैं कह रहा हूं, अगर इजराइल नहीं हुआ होता तो ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये इस्लामिक रेडिकल, ये जो उम्मा का बोझ जो है, आप नहीं सह पाते। उसने वो मिथ तोड़ दिया। और बाकी
जहां तक इब्राहिमिक रिलीजन्स का सवाल है, वो उनके उसमें पैदा हुआ है, हमने उसको नहीं पैदा किया है। और आप जो ये कह रहे हो मैं क्या हुसैनी ब्राह्मीण हूं और ये ब्राह्मीण हूं, तो उनसे भी पूछो ना, ये जो यहाँ पारसी जो यहाँ पे आए हैं, वो किसके सताए भगाए हुए हैं? आप आपके जो सबसे बड़े अभी अभी तक मोस्ट पॉपुलर आई मीन मिलिट्री लीडर सैम मानिक शॉ, ही वाज अ पारसी। यू शुड आस्क, यू शुड हैव आस्क्ड हिम कि उधर से कैसे आपके पूर्वज कौन भगाया आपको वहां से? क्या बात है ये? उनका दर्द कभी पूछा है? क्या उनको अपना, ये इनका भारत उनका देश है, लेकिन कहीं तो उनको अपना जो ओरिजिनल वतन है वो भी तो याद आता होगा ना? उनसे नहीं पूछा आपने कभी? थैंक यू मैडम। मैं have tried to put things in a historical and जो करंट पर्सपेक्टिव में। बाकी कोई सवाल है तो बताइए। जी सर, आपको क्या लगता है ये आगे कहाँ बढ़ रहा है? इज ट्रम्प गोइंग टू बॉम्ब ईरान बिग टाइम? बिकॉज ये सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो आप कह रहे हैं, हॉर्मूज डिफेंस आर्किटेक्चर। बिकॉज सम ऑफ द अदर एक्सक्यूज ईरान यूजेस टू वॉक आउट ऑफ इट। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, गिव अप करेंगे सर किसी भी पॉइंट पे। और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है तो पूरा वेस्ट एशिया एक्सप्लोड करेगा बुरी तरीके से। नहीं देखिए, वो काफी डिग्रेड हो चुका है, काफी डिग्रेड हो चुका है। जब आप इतने B-52 B-27 से आप बॉम्बिंग कर रहे हो और इतना मैसिव ऑर्डिनेंस ड्रॉप कर रहे हो, चाहे वो जमीन के कितना भी अंदर है, फर्क तो बहुत पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो किस हालत में है, कैसे है, वो तो इंस्पेक्शन से ही पता चलेगा। और ट्रंप ने 48 घंटे, सॉरी, एक दिन पहले अभी एक ट्रुथ सोशल में उसने ट्वीट किया था कि, जो कि इंग्लिश में उसका हिंदी है, बता रहा कि, कहा कि मुझे मालूम है कि कहाँ पे है तुम्हारी चीज, और 48 घंटे के अंदर में तुम ये तैयार हो जाओ, वरना मैं तुमको मैंने अपने B-27 बॉम्बर्स तैयार रखे। जी 35 घंटे के अंदर में दे हैव एग्रीड टू इंस्पेक्शन, जो आपको मीडिया में नहीं आएगा इसका ये। अच्छा, एग्री टू इसी इंस्पेक्शन। इसीलिए IAEA के चीफ ने बोला है कि हम इंस्पेक्शन करेंगे, ये मत पूछिएगा। सर एक एक चीज मैं और जानना चाह रही थी, मोदी को खमीनी की लास्ट राइस में बुलाने के पीछे मकसद क्या है? इट इज नॉट जस्ट ऐसे ही बुला लिया, उनको भी पता है कि मोदी विल नॉट कम। दे आर गुड इन डिप्लोमेसी, दे नो जियो पॉलिटिक्स। पर बुलाने के पीछे बैकग्राउंड में क्या है, पर्दे के पीछे रीजन क्या है? लेजिटिमेसी, रेजिम को लेजिटिमेसी मिलता है। हाँ, इफ मोदी विजिट्स दे गेट अ लेजिटिमेसी, राइट। लेजिटिमेसी मिलता है, जो प्रॉक्सीज है उनको ये होता है। हमारे यहाँ जो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है भारत में, की कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे। द अदर डे आई वाज अगास्ट कि एक वो मीटिंग था, उसमें हमारे भाई साहब जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, जिनकी मैं चर्चा नाम नहीं लेना चाहता, कि सुप्रीम लीडर के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। अरे ब्रिजेश से आप बात कर सकते हो, अरगाशी से बात करते हो, सुप्रीम लीडर क्या है? तो वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जिस ये रीइंटीग्रेटेड ईरान की जो कल्पना कर रहे हो, और ये थियोक्रेटिक वाला, ये मुस्तफा खमैनी वाला जो ईरान, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ये सिंपल सा है, दे हैव टू गो।
और अगर ये अगर बने रहेंगे तो ये जान लीजिए इट विल बी द एट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी इरानियंस। और ये मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये खुमैनी के फ्यूनरल में कितने लोग जाते हैं। पहले तो आपने देखा यहाँ पे कि भारत में जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, नहीं 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 नहीं, अरे वो जिंदा है, वो जिंदा है, सम इडियट ही केम आउट ऑफ द थ्योरी इज इन अलाइव और ही वेंट ऑन टेलीविजन। ठीक है, तो जो भी था मैंने हर्ड ऑफ इट, आई वाज अगास्ट। तो मैंने वो जो भी एंकर था उसको मैंने फोन किया, मैं बोले देखो यार तुम ये प्रोग्राम मत करो तो क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। आज से 1-2 महीने पहले की ये खोमैनी जिंदा है यहाँ पर। तो खैर उसने किया 5-10 मिनट का प्रोग्राम। मैं बोला अब उससे बुला के पूछो ये क्या मतलब ये जिंदा आदमी का फ्यूनरल हो रहा है क्या अभी? उसको वो रशिया भाग गया ऐसे, ये वाली कहानी बहुत रशिया भाग गया बिकॉज यू नो दे वांट टू लिव विद दैट हैलुसिनेशन, यू नो। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन में हैलुसिनेशन बहुत होता है, ठीक है ना। सब पीते कम है, सूंघते ज्यादा है, इसलिए हेलुसिनेशन ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी सहायता या मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।